जो प्लस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो ये क्लास देख पा ही रहे होंगे। ये वाले कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला सब्सक्रिप्शन लिया? ये जो 1699 वाला मैंने लॉन्च किया था। चलो, प्लस वाले तो देखो बच्चे सब बैच आप एक्सेस कर ही पाते हो, है ना। ये वाला जो बैच था बेसिकली इसके अंदर मैंने क्या क्या बोला था वीडियो के अंदर कि एक आपको लाइव बैच मिल जाएगा ग्रामर वाला जो भी आप देख पा रहे हैं। एक सुबह प्रैक्टिस बैच चलता है जिसके अंदर मेंस और प्री के सेट होते हैं। एक दिन मेंस का सेट होता है, एक दिन प्री का सेट होता है। ठीक है। ये दो बैचेस आपको लाइव मिल जाएंगे। और रिकॉर्डेड बैचेस जैसे कि वोकैब के 4 बैचेस, वॉइस नरेशन का बैच, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच, मिसलिनियस प्रैक्टिस बैच और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस बैच, ये 8 बैचेस रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको। ठीक। इसकी फंक्शनैलिटी अभी कोशिश करी थी उन्होंने बनाने की, तो उसमें क्या हुआ कि वो सब ऐसे ही डल गए लेक्चर्स। उसकी वजह से आपको भी कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। तो वो फंक्शनैलिटी जब सही से बन जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वो फंक्शनैलिटी जब सही से बन जाएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे भी मैंने आपको 1 मार्च का टाइम बोला था। 1 मार्च का टाइम मैंने आपको बोला था ये रिकॉर्डेड बैचेस ऐड होने के लिए, डोंट वरी, तब तक हो जाना चाहिए। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने बैच की। आ जाओ, शुरू करते हैं अपने बैच को। आज ये इस बैच की पहली क्लास है। थोड़ी सी पढ़ाने में मेरे में दिक्कत क्या है कि जो शुरुआत की 2-3 क्लास में आ जाते हैं वही बच्चे मेरे से पढ़ पाते हैं, बाद में कुछ समझ में नहीं आता है। चलो जी, आ जाइए। देखो, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कुछ चीजें। पहली चीज, क्लास को टाइम से ज्वाइन करें। 8 बजे आपकी क्लास होगी, हफ्ते में 5 दिन पढ़ाऊंगा मैं, थर्सडे और संडे को छोड़कर। तो टाइम से आइए। ये नहीं है कि 8 बजे क्लास है, 8:20 पे आ रहे हैं मास्टर और फिर लिख रहे हैं सर डोंट अंडरस्टैंड, सर प्लीज रिपीट। ऐसे बच्चे मेरी क्लास में रगड़े जाते हैं, बहुत गंदे वाले। ठीक। क्लास में टाइम से आइए, तभी आपको बिल्कुल प्रेम प्यार सम्मान से आपकी बातों का जवाब भी दिया जाएगा। अगर आप 20 मिनट बाद आते हैं, आधे घंटे बाद आते हैं, 1.5 घंटे बाद आके फिर बोलते हैं सर डिडंट अंडरस्टैंड प्लीज रिपीट, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर बताना तो दूर की बात, बेइज्जती करी जाएगी बोरा भर के। ठीक है। दूसरा, लेक्चर सारे सिक्वेंशियल मैनर में देखने पड़ेंगे। वो आप जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा समझ जाओगे मेरी एक एक चीज कनेक्टेड है। एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है। अगर आप बीच में से देखेंगे तो दिक्कत होगी। तो सारे लेक्चर कनेक्टेड वे के अंदर चलेंगे। तो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे लेक्चर्स देखिए। ऑनलाइन क्लास है इसलिए नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे बाद में। ठीक है। ऑनलाइन क्लास है इसलिए नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे बाद में। अरे वॉइस की भाई, जिनको ये वॉइस वॉइस लिख रहे हैं रिफ्रेश कर लीजिए, वॉइस का कोई इशू नहीं है। ठीक है। एकदम टकाटक वॉइस आ रही है, अपना रिफ्रेश कर लो। थोड़ा खुद भी सोच लिया करो कि हमारे प्रोडक्ट में भी दिक्कत हो सकती है, रिफ्रेश कर लिया करो। चलो, अगली बात, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे होता है ना, अपन उसमें करते हैं ऑफलाइन बैचेस में करते हैं, है ना। ऑफलाइन बैचेस में जैसे अपन करते हैं कि पहले टीचर लिखेगा, फिर वो आपको लिखने का टाइम देगा कि भैया देख लो, है ना। वैसा वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आपको पहले पूरा लेक्चर देखना है। क्लास खत्म होने के बाद आपके पास पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। आप चाहे पीडीएफ से नोट्स बना लेना, चाहे आप लेक्चर को दोबारा प्ले करके नोट्स बना लेना, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। अगली बात, अभी जैसे लोग कुछ 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 पूछेंगे, अच्छा सर बुक्स कौन सी पढ़नी है, वो कैब के लिए कौन सी किताब लूँ, प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब लूँ, सर ये बता दो, सर वो बता दो, फलाना बता दो, दिगड़ा बता दो। ये सारी बातें चौथी क्लास में करूंगा। 4 क्लास तक आप चाहे कमेंट कर लो, मेरी तरफ से 10,000, एक भी चीज का रिप्लाई नहीं मिलेगा। 4 क्लास ये समझ लो कि छलनी है मेरी तरफ से, सीरियस एस्पिरेंट को छांटने की। ठीक है। आप चाहे आपका मन करे आप 20 कमेंट कर लो, 150 कमेंट कर लो, एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा 4 क्लास तक। 4 क्लास तक जैसे मैं कह रहा हूं चुपचाप अपना पढ़ते रहो, जैसे बताया जा रहा है अपना लेक्चर देखो,
क्लास खत्म होने के बाद अपने नोट्स बनाओ, दैट्स इट। ठीक है। डाउट वगैरह कैसे पूछने हैं, कहाँ से पूछने हैं, डाउट के लिए जो व्हाट्सएप नंबर का मैंने प्रॉमिस किया था, सारी चीज़ें 4 क्लास के बाद आपको बताई जाएंगी। तब तक खाली आपको पढ़ना है। तब तक ये एक्चुअली क्या होगा आप समझना, ये नौटंकी वाले कुछ बच्चे होते हैं, पढ़ने कम नौटंकी करने ज़्यादा आते हैं। इन बच्चों की पेशेंस खत्म करनी बड़ी जरूरी है। अगर इनको पहले दिन से मैं इनकी नौटंकी का जवाब देने लग जाऊंगा तो ये आपके सारे बैच का सत्यानाश कर देंगे। ठीक है। तो कोई जवाब नहीं, 4 क्लास के बाद आपको सब बता दिया जाएगा, कौन सी बुक लें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, सब सब कुछ। कोई मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाता हूँ, इंस्टा ग्रुप नहीं बनाता हूँ, जहां आप आपस में बात कर सकें, पूछ सकें दिव्या कैसी हो, आपने फॉर्म भर दिया, कैसी कोई नौटंकी मेरे द्वारा नहीं कराई जाती है। ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब मैं पढ़ाना शुरू करूं तब अपना वो फोटो पे आप क्लिक करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, कमेंट्स हट जाएंगे, सिर्फ स्क्रीन और मेरी फोटो आएगी, वो कर लिया करो। ये जो नौटंकी वाले हैं इनको अपना इमोजी भेजना और ये वो ये नौटंकियों में टाइम पास करने दो। ठीक है। और जो एक स्टूडेंट है जो एक बार बैच लगा चुके हैं, आगे आगे की बातें बताकर कृपया शो ऑफ ना करें, वरना ब्लॉक होने के लिए तैयार रहें। ठीक। ये बातें 4 क्लास तक हर क्लास में बताऊंगा, उसके बाद बताना छोड़ दूंगा। 4 क्लास तक नए नए बच्चे आते रहेंगे तो हर क्लास के शुरू में ये बातें होंगी, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोर्स कैसे पढ़ाना है, कैसे कराना है, कब बताना है, कब नहीं बताना है, वो मेरा काम है, वो मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक है। पढ़ाने आए, पढ़ाना ना सिखाएं, बस ये थोड़ी सी दिक्कत है मेरे साथ। घमंड मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा है, एटीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बच के रहें। नौटंकी वाले छात्र कतई बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल ऐसे पलकों पर बिठा के रखे जाते हैं, पर नौटंकी ना करें। ठीक है। फिर से देखिए, टाइम पे क्लास में आए, सारी क्लासेस को सिक्वेंशियल मैनर में देखें, क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ से या वीडियो को दोबारा चलाकर नोट्स बनाएं, बुक्स के कौन सी लेनी है, वो कैब कैसे पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे करें, आरसी कैसे करें, सब कुछ चौथी क्लास के बाद स्ट्रेटेजी में बताया जाएगा। 4 क्लास तक कोई डाउट नहीं लिया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कैसे डाउट दिए जाएंगे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा 4 क्लास के बाद। 4 क्लास पढ़ने वाले बच्चे धैर्य बनाए रखें, सब मिलेगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। करते हैं अपने इस बैच का श्री गणेश। आइए, अब जैसे सवाल है, ठीक है, अब देखने सुनने में हमें ज़्यादा बढ़िया लग रहा होगा पहला वाला। ठीक है। मेरे को 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे भी आज तक पढ़ने सुनने में अगर कोई पूछे तो पहला वाला ही सबसे अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है और ये वाला सही है। अब अगर मैं इसकी डिटेल में जाने लगूँ कि यही क्यों सही है, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, कि इट जो है ना यहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह से काम करता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ये हु ना एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अपने एंटीसेंट के अनुसार लेता है, यानी हु के बाद कैसी वर्ब आएगी वो इस पर डिपेंडेंट है, यानी इज नहीं एम आएगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब भाई मेरा ये है कि ये सारी बातें तो वही आदमी समझ सकता है ना जिसको 4 बातें आती हों। ये जो मैं बातें बोली मैंने, ये एंटीसेडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये बात तो वही आदमी समझ सकता है जिसको 4 बात आती हो। पता तो तुम्हें ये तक नहीं है 70% क्लास को कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कौन सा कहाँ लगता है, कहाँ यूज होता है ना। अब मैं अगर तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, जैसे ये पहला सेंटेंस है, इसमें ही लुक्स हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी आएगा, और यहाँ पे ही वर्क्स हैप्पीली आएगा, यहाँ हैप्पी आया, यहाँ हैप्पीली आया, क्यों? कितने लोग बता सकते हैं? फंडा यहाँ पे ये है कि लुक जो है, यहाँ पे लुक का मतलब है दिखाई पड़ना, ये लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। लिंकिंग वर्ब तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना होता है, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करने के लिए एडजेक्टिव लगाते हैं। वर्क एक एक्शन वर्ब है, यहाँ मुझे वर्क को क्वालिफाई कराना है। एडजेक्टिव लगाए जाते हैं नाउन या प्रोनाउन के बाद, मतलब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, और एडवर्ब लगाई जाती है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। अब ये वाली बातें तो भाई वही समझ सकता है ना, ये बातें कौन समझ सकता है? ये बातें वो व्यक्ति समझ सकता है जिसको कम से कम एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी बातें तो समझ में आती हो। हाँ कि ना? बोलो। अब ये बैग यहाँ पर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने का हम एडजेक्टिव करेगा, योर एडजेक्टिव होता है, योर प्रोनाउन होता है। तो भैया इस बात के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा हिंदी मीडियम का बच्चा भी आता है, जिनके माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से उनको सब्सक्रिप्शन दिलाया है, जिन्होंने अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करके पैसे जोड़े हैं सब्सक्रिप्शन के, तो बैच शुरू होगा कतई बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप का होता है, चाहे इंग्लिश मीडियम को गुस्सा आए, त्योड़ियां चढ़े, बैच बिल्कुल बेसिक से ही शुरू होगा। ठीक है। चलिए आ जाइए, और टेंशन ना लो इंग्लिश मीडियम वालों, तुम्हारे लिए भी
कंटेंट है, सुनोगे तुम्हें भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। श्री गणेश करते हैं अपने बैच का, 18 फरवरी का बैच है। आइए, आज इसकी पहली क्लास है। उम्मीद करता हूँ सब मन लगा के पढ़ेंगे। और बच्चे, मैं पहले ही बता देता हूँ, टीचर मैं ऐसा हूँ, पहली 1-2 क्लास में शायद आपको ऐसा लगे बहुत घमंडी है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत रूड है, बात बात पे डांट देता है, लेकिन ये सब करता हूँ मैं डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। मैं अपनी क्लास में केवल पढ़ने वाले बच्चे चाहता हूँ, नौटंकी वाले बच्चे मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए मैं डांट भी मारता हूँ, इसके लिए मैं बेइज्जती भी करता हूँ, इसके लिए मैं बच्चों को ब्लॉक भी कर देता हूँ। ठीक, तो जिसको पढ़ना हो शांति से बस मेरे ऊपर भरोसा करिए, बिल्कुल पहली क्लास के पहले सेंटेंस से अपना मन लगा के पढ़ना चालू करिए। जब बैच खत्म होता है तो आखिरी दिन मैं एक पोल चलाता हूँ, क्या आप मेरे बैच से सेटिस्फाइड हैं? मेरा मकसद है उस पोल के अंदर 100% पोल लेके आना। मैं काम करता हूँ उसके लिए। शुरू की 2 क्लास में आपको मैं रूड लगूं, घमंडी लगूं, वो सब मेरा मकसद नहीं। ठीक, लीपापोती करना पहले दिन मेरे प्यारे बच्चों में आपको ये पढ़ा दूंगा, वो करा दूंगा, 2 दिन में इंस्पेक्टर बना दूंगा, ये फालतू नौटंकी मैं नहीं करता भाई। पढ़ना हो, इससे बढ़िया कंटेंट जिंदगी में नहीं देखा होगा, ये मेरा वादा है। दोबारा इंग्लिश की कोचिंग जिंदगी में नहीं लेनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन नौटंकी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, पहले बता रहा हूँ। चलिए, आज की क्लास का मकसद देखिए। पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, एक एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, देखो ऐसे। ठीक है, फिर हम नाउन के और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। चैप्टर अभी कोई नहीं शुरू होगा, 4 दिन तक कोई चैप्टर शुरू नहीं होगा। अभी तो खाली पहले एक एक लाइन में बताया कि क्या क्या काम करते हैं, हल्का फुल्का आइडिया होगा। फिर इनकी डेप्थ में जाएंगे। बेसिक ये चैप्टर नहीं है ये, नाउन की डेप्थ में चलेंगे। नाउन क्या काम करता है, नाउन क्या फंक्शन प्ले करता है, प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, यहाँ तक। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। आज की अपनी क्लास का मकसद है यहाँ तक कवर करना। क्लियर हो गया? आ जाइए, करते हैं क्लास शुरू। हाँ जी, आइए। फिर से पढ़ाने से पहले एक बार फिर वार्निंग, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं रिप्लाई देना नहीं चाहता हूँ। अगर फिर भी आप जैसे एनके स्टडी हो गया, 4-5 और है नौटंकी बाज, पहली नजर में पता चल रहा है, ब्लॉक होते ही मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, ब्लॉक और रिपोर्ट, यानी सब्सक्रिप्शन खत्म। मैं 1 सेकंड भी नहीं चूकूंगा, पहले बता रहा हूँ। मुझे नौटंकी चाहिए नहीं। ठीक है, अच्छा लगे बैच में रुको, नहीं अच्छा लगे पहली फुर्सत में निकलो। पढ़ने वाले बच्चे मोस्ट वेलकम, नौटंकी वाले दफा हो जाएं। चलिए, आइए। चलो करते हैं शुरुआत। नाउन, नाउन क्या काम करता है भाई, सबका थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो वर्ब का बेसिक। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती है। स्टील, स्टोल, स्टोलन, बाय, बॉट, बॉट, सिंग, सैंग, संग, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। एक्शन को रिप्रेजेंट करे, स्टील माने चोरी करना, बाय माने खरीदना, स्लीप माने सोना, रन माने भागना। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती है, वर्ब हो गया। हाँ जी, 3 फॉर्म क्यों होती है सुना होगा आपने ना, V1 से प्रेजेंट इंडेफिनिट, V2 से पास्ट इंडेफिनिट, ING से कंटिन्यू, सुनी होंगी ऐसी बातें आपने। तो उससे क्या होता है, ये जो वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, इससे क्या होता है, इससे टेंस बनता है, और टेंस से आपको टाइम का पता चलता है। क्लियर हुआ? वर्ब की 3 फॉर्म होती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कार्य को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्ब की बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है। ठीक, अगर मैं नाउन की बेसिक भाषा में बात करूं कि नाउन अंग्रेजी में क्या काम करता है, तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने काम करता है। देखो कैसे, मुझे लगता है हर बच्चे ने सुन रखा होगा कि हिंदी में जिसको संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वही इंग्लिश का नाउन होता है। जो हिंदी का संज्ञा होता है वही इंग्लिश का नाउन होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, बुक क्या है, किसी वस्तु का नाम है, कोई चीज का नाम है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये मोहन क्या बन रहा है और बुक क्या बन रहा है। सुनी होंगी छोटी छोटी बातें आपने, कि जो करता होता है, जो काम को करता है, वही सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मोहन क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। और वर्ब से वट या होम का रिप्लाई, आप कह सकते हैं वर्ब से क्या या किसको का रिप्लाई, या कह लो कि जिस पर काम किया जाता है, दोनों तरीके से समझ सकते हो, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, शुरू से सुनिए। बाय, बॉट, बॉट, सिंग, सैंग, संग, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन। ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती है, वर्ब होता है। ठीक, जो उस काम को करता है, जो उस एक्शन का डूअर होता है, वो होता है जी सब्जेक्ट, जिस पर वो काम किया जाता है, या कह लीजिए वर्ब से वट या होम का रिप्लाई। मोहन बॉट वट, मोहन बॉट वट, क्या खरीदा मोहन ने, बुक खरीदी, तो ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ आ रही है बात समझ में? जो काम को करे वो सब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट का काम किया मोहन ने, जो कि एक पर्सन का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन इज नाउन। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, किसी वस्तु का नाम है, किसी थिंग का नाम है, नाउन। क्लियर हुआ?
ऐसी अगर मैं प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, क्या करता है प्रोनाउन? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पर आता है, जो नाउन की जगह पर आता है। जैसे अब मान लो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम पे ऐसे लिखना है, तो बार बार एपीजे अब्दुल कलाम में हर सेंटेंस में बार 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 एपीजे अब्दुल कलाम लिखूंगा, ही लिख दूंगा। एक नाउन की रिपीटिशन को बचाने के काम आता है, कि एक ही नाउन बार 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 ना लिखना पड़े, जिससे टेक्स्ट अजीब लगने लग जाता है, वो काम ना करना पड़े, उसके लिए अपन प्रोनाउन कर देते हैं। हाँ कि ना? उसके लिए अपन क्या कर देते हैं? प्रोनाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन हो जाते हैं। तो ये क्या बना फिर से? वही बाय बॉट वॉट वर्ब बन गया, किसने खरीदा, ही ने तो सब्जेक्ट हो गया, क्या खरीद लिया तो किताब क्या ऑब्जेक्ट हो गया। ये बातें पहले की तरह बिल्कुल सेम है। वर्ब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, आपको पता ही है। राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्या खरीद लिया? राहुल, सॉरी, क्या चोरी कर लिया? रिंग, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से देखिए तीनों को, क्या बोला मैंने? वर्ब पहचानना बिल्कुल आसान, एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, तीन फॉर्म होती हो, ईट एट ईटन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, सिंग सैंग संग, राइट रोट रिटन, गो वेंट गॉन, क्या है? वर्ब है। जो इन काम को कर दे वो सब्जेक्ट हो जाता है, जिस पर यह काम कर दिया जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है। अगर नाउन को रिपीट होने से बचाना हो तो उसकी जगह प्रोनाउन लगाते हैं। बेसिक बात क्लियर है जी? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। बच्चे मेरी साइड से वॉइस की कोई दिक्कत नहीं है, आप रिफ्रेश कर लीजिए। मेरी साइड से दिक्कत होती तो सबको आती, ठीक है? फिर भी आप सबकी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। मेरे नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, चकाचक 250 एमबीपीएस की स्पीड का नेटवर्क है। आप अपना नेटवर्क चेंज कर लीजिए। चलो जी, आइए अगला है जी एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव करता है बच्चे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम। एडजेक्टिव काम करता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम, ठीक है? जैसे अब फिर से इस सेंटेंस को उसी नजर से देखते हैं। बाय बॉट बॉट ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी तीन फॉर्म होती है, वर्ब हो गया, ठीक है? इस काम को किया किसने? तो मोहन ने, तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्या खरीद लिया? तो हाउस, तो क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये सारी बातें दिमाग में बैठ रही है ना? देखो एक छोटी सी बात समझना। सर आप थोड़ी देर पहले तो मोहन को नाउन कह रहे थे, नाउन भी कह रहे हो, सब्जेक्ट भी कह रहे हो, कंफ्यूजन सा हो रहा है सर। सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। अगर मैं तुमसे पूछूं ये क्या है? क्या है ये? तुम कहोगे सर बॉटल है। मैं कहूंगा किसकी बनी है? तुम कहोगे सर स्टील वाली लग रही है। कौन सी कंपनी की है? कौन सी कंपनी की है? सर मिल्टन लिखा हुआ है शायद। कुछ आ रही है बात समझ में? हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने पूछा क्या है, तुमने कहा बॉटल। मैंने कहा किसकी बनी, तुमने कहा स्टील। मैंने कहा कौन सी कंपनी की, तुमने कहा मिल्टन। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मोहन शब्द का काम क्या है सेंटेंस में, ये जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं, इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली कह लो कि सेंटेंस के हिस्से, है ना? आप कह लो सेंटेंस के हिस्से, ठीक है? रिपीट करो मैं लेट हूं। हाँ, आप तो हमारे जमाई हैं, मेरे सगे फूफा जी के बिल्कुल इकलौते लौंडे हैं। ब्रूस, गलत बैच में आ गए बच्चे तुम। ये वो वाली मैडम की क्लास नहीं है। हाँ मेरा बच्चा लेट हो गया, अभी रिपीट कर देंगे मेरा बेटा। यहाँ ब्लॉक होगा वो वाला, अगर बेइज्जती होगी दुनिया जहान की। टाइम से आना हो तो टाइम पास के लिए बैच नहीं है मेरा। देखो नवाब आया है। चलिए फिर से। तो मैंने क्या कहा कि हमें देखना है। चलो जी, आपके पहले ब्लॉक होने वाले महाशय का समागम चालू हो चुका है। 2 बार लगातार ब्लॉक हो जाएगा तो सब्सक्रिप्शन चला जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और दिला रखा है माँ बाप ने। कई बार ऐसे बच्चों को देखकर ना सच में इनके माँ बाप पे तरस आता है, कैसे बच्चों पर खर्च कर दिया है, कैसे माँ बाप कष्ट कमाई से पैसा कमाते हैं, और ये औलादें देखो इनकी। शर्म आनी चाहिए। कहता मैं टाइम पास करने आया हूँ। चलो आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी तीन फॉर्म होती है, वर्ब हो गया, ठीक है? अच्छा, वो काम जिसने किया वो सब्जेक्ट है, और जिस पर वो काम किया गया वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है।
क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, एक है नाम और एक है काम। अब इसका नाम वर्ब है, काम क्या है? एक्शन को दिखाना। इसका नाम प्रोनाउन है, काम क्या है? नाउन की जगह पर आना। इसका नाम नाउन है, काम क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे ही ये जो एडजेक्टिव है ये इसका नाम है ना? काम क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। बाय बॉट, बॉट क्या हो गया? वर्ब हो गया। अच्छा, ये काम किसने किया? तो मोहन ने किया। किस पर किया? खरीदने काम। मोहन बॉट व्हाट? क्या खरीद लिया? हाउस, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं तुमसे पूछूंगा मोहन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो तुम कहोगे सर नाउन है। काम क्या कर रहा है? तो तुम कहोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। समझ पा रहे हो? नाम और काम। मैं तुमसे पूछूंगा हाउस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो तुम कहोगे सर नाउन है। काम क्या कर रहा है? सर वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछ लूं बिग क्या कर रहा है? सर बिग ना हाउस की विशेषता बता रहा है। जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको ग्रामर में क्या कहते हैं? उसको ग्रामर में एडजेक्टिव कहते हैं। मोहन बॉट अ बिग हाउस, मोहन बॉट अ स्मॉल हाउस, मोहन बॉट अ न्यू हाउस, मोहन बॉट एंड ओल्ड हाउस। क्या है ये? नया घर, पुराना घर, छोटा घर, बड़ा घर, क्या है ये? एडजेक्टिव है। एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? हाँ जी। अगला है जी एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव आता है नाउन या प्रोनाउन के लिए, जैसे एडजेक्टिव आता है नाउन या प्रोनाउन के लिए, ऐसे ही एडवर्ब आता है वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए या किसी एडवर्ब के लिए। आगे जब एडवर्ब की और डिटेल पढ़ेंगे तब सारे एग्जांपल दूंगा। अभी वर्ब वाला एग्जांपल दे रहा हूं कि वर्ब को ये कैसे क्वालिफाई करता है। देखो, वॉक, वॉकड, वॉकड, चलना वर्ब हो गया। कौन चल रहा है? रोहन सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछेगा रोहन शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो तुम कहोगे सर नाउन है। कोई पूछेगा ये काम क्या कर रहा है, तो तुम कहोगे सब्जेक्ट है। अच्छा, रोहन कैसे चलता है? रोहन धीरे धीरे चलता है। कोई काम कैसे किया जा रहा है? रोहन वॉक्स स्लोली, रोहन वॉक्स फास्ट, रोहन वॉक्स केयरलेसली, रोहन वॉक्स केयरफुली। क्या है ये? कोई काम कैसे किया जा रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब के बारे में कुछ बता रहे हैं। जो वर्ब के बारे में कुछ बताए वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब यहाँ कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमने ऐसा पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सर इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये स्लोली ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्या? समझ बच्चे, ऑब्जेक्ट होता क्या है? जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। जैसे इधर देख, क्या खरीदा? किताब। क्या चोरी किया? रिंग। क्या खरीदा? घर। अब तुम मुझे एक बात बता, वॉक में कोई ऑब्जेक्ट होगा? हाँ जी, वॉक में कुछ ऑब्जेक्ट होगा क्या? चलना। इसमें कोई रिसीवर है? किसी पर एक्शन का ट्रांसफर है? नहीं। आगे जो वर्ब का और डिटेल पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जैसी ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं और ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अभी के लिए बस थोड़ा ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि हर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट पर आइए, कंजंक्शन। याद है रेलवे स्टेशन जाते थे तो लिखा होता था जंक्शन, जैसे हिसार जंक्शन है ना, दिल्ली जंक्शन। जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पे ट्रेनें मतलब डायरेक्शन चेंज करती है ना, बहुत सारी ट्रेनें आके मिलती हैं। तो वैसे ही जंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। वैसे ही कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड्स या फिर दो क्लॉजेस को आके ज्वाइन करता है। ठीक। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। प्ले, प्लेड, प्लेड क्या बन गया? वर्ब बन गया। इज एम आर क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। सुना होगा ये। आईएनजी से पहले अगर इज एम आर वाज वर ये सब लगे हुए, हैज एड, ये सब क्या बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये मेन वर्ब बन गया। कुछ सारी बात समझ में? अब खेलने का काम कौन कर रहा है? राम भी कर रहा है और श्याम भी कर रहा है। जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। दोनों को जोड़ कौन रहा है? कंजंक्शन जोड़ रही है। ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। जो दो चीजों को जोड़ दे। क्लॉज क्या होता है वो सारी बातें आगे आएंगी, अब इसके लिए मोटा मोटा ऊपर से समझा रहा हूं कि ये काम क्या करते हैं। कंजंक्शन का काम है दो चीजों को जोड़ना। क्या काम है कंजंक्शन का? दो चीजों को जोड़ना। दो सब्जेक्ट क्यों लिख पाए? वो बातें बिल्कुल सेम है। राम क्या है? नाउन है। श्याम क्या है? नाउन है। काम क्या है? सब्जेक्ट बनना। आ रही है बातें समझ में? अच्छा, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। किसी गेम का नाम है, नाउन है। समझ में आया? हाँ जी। प्रीपोजिशन पर आ जाइए। अब ये प्रीपोजिशन क्या बला होती है, समझने की कोशिश करिए। आइए। आई सो राजेश इन अ पार्क। मैंने राजेश को देखा एक पार्क में। आई सो राजेश इन अ पार्क। मैंने राजेश को देखा एक पार्क में। अगर ये सेंटेंस देखो इतना ही हो, अगर ये सेंटेंस इतना ही हो तो आई सब्जेक्ट है, सो वर्ब है और राजेश ऑब्जेक्ट है। जानते हो आप इतनी बात? सी सो सीन वर्ब हो जाएगा। किसने ये काम किया? आई ने, तो वो सब्जेक्ट हो गया। किसको देखा गया? राजेश को, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये सेंटेंस इतना सा मैं लिखता तो तुम फटाक से कर देते, सो वर्ब हो गई, आई प्रोनाउन है सब्जेक्ट की तरह से काम कर गया, और ये राजेश नाउन है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर गया। क्लियर? अब समझो प्रीपोजिशन का मकसद क्या है। बुक्स में डेफिनेशन दी होती है कि एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ रिलेट करता है। रिलेट करने से होता क्या है समझो थोड़ा।
प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ये सब होते हैं इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या काम आते हैं? थोड़ा ध्यान से समझो क्या काम आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो इसका नाम देखने की कोशिश करो, प्री पोजीशन। प्री मतलब पहले, किसी चीज से पहले पोजीशन। इसको किसी चीज से पहले पोजीशन पे लगाया जाता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। इसका नाम ही वहीं से निकला है। ये क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा दिया जाता है उसका रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए। जैसा नाउन होता है उस हिसाब से, जैसे मैंने राजेश को देखा पार्क में मीनिंग चाहिए था तो इन आया। आई सॉ राजेश इन अ पार्क। मैं अगर लिखता मैंने राजेश को देखा था शालिनी के साथ, तो क्या लिखता? आई सॉ राजेश विद शालिनी। तो जैसा रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है उस हिसाब से लगाते हैं। मान लो मुझे लिखना होता मैंने राजेश को देखा था स्टेशन पे, तो लिखता आई सॉ राजेश एट द स्टेशन। कुछ मेरी बातें आ रही है समझ में? तो ये वर्ड होता है प्रीपोजिशन। ये एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। उससे होता क्या है, उससे सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। आई सॉ राजेश, मैंने राजेश को देखा था, अपने आप में पूरा मैं कोई नई बात बताना चाहता हूँ। पार्क में देखा था, शालिनी के साथ देखा था, संडे को देखा था, तो ऑन संडे लिख दूंगा। मैं चाहता हूं कि सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन को जोड़ दूं, और वो नई इंफॉर्मेशन कैसे जुड़ेगी? नाउन से। अब सीधा नाउन तो लिख नहीं सकते, तो बीच में कनेक्टर टाइप का लगाना पड़ेगा, एक ऐसा वर्ड जो रिलेशन स्टेब्लिश करेगा। इन आएगा कि ऑन आएगा कि एट आएगा कि बाय आएगा कि विद आएगा कि बिटवीन आएगा, वो मीनिंग पे डिपेंडेंट है। जैसा मीनिंग देना होगा उस हिसाब की प्रीपोजिशन भरेंगे। समझ में आया? हाँ जी। ये ए एंड द आर्टिकल होते हैं, इतना तो मुझे लगता है जानते होंगे। जितने सेंटेंसेस में आ रहे हैं ना ए एंड द, ये सब आर्टिकल होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये जो वर्ड होते हैं ना, फीलिंग्स को, इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले, अलास, हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास इज फादर डाइड यस्टरडे, ये वाले वर्ड, ये होते हैं इंटरजेक्शन। आगे फंडा वही सेम है, वॉन वर्ब हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, मैच ऑब्जेक्ट हो गया, वो सारी बातें आप समझ पा रहे हो। क्लियर है? 30-30 सेकंड जितना मैंने बोला आप सारा दोबारा मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, अपने दिमाग में रिवाइज करिए, फिर मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो 30-30 सेकंड आप आराम से जो जो आप अपने दिमाग में रिवाइज करो कि मैंने यहाँ पे बोला क्या है, फिर मैं कराऊंगा। भाई ये बैच सबके लिए, CGL, CPO, स्टैनो, CHSL, MTS, NDA, CDS। बच्चे मैं एग्जाम स्पेसिफिक नहीं पढ़ाता, मैं फाउंडेशन बैच ही कराता हूँ। प्री टू मेंस लेवल सब कुछ होगा इसमें। ठीक, बस पढ़ते रहिए, टाइम पे आया करिए। 8 बजे क्लास है, आधे घंटे बाद आओगे, टाइम पास करोगे तो उसके लिए माफी चाहूंगा, मेरे पास जवाब नहीं है। आइए, जितना अभी तक पढ़ा सारा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, अगर आप यार ये जो रूल्स होते हैं ना, जैसे हम मैं कहूँ इट इज के बाद मी नहीं आई आता है ना, ऐसे मैं रूल करा दूं आपको दुनिया जान के, मैनी के बाद ये आता है, मैनी ए के बाद ये आता है। अगर आप उस रूल को रटने से बचना चाहते हो तो आपको बेसिक्स पर पकड़ बनानी पड़ेगी। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, एक एक चीज की आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ठीक है, आओ उसी बेसिक की बात कर रहे हैं। 4 क्लास में मैं आपका पूरा कोशिश करूंगा कि ये जो बिल्कुल बेसिक है, नाउन क्या है, वैसे तो देखो सही बात मायने में ये बात ये है कि सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चे को बातें पता होती हैं। आप किसी भी ढंग के स्कूल में जाइए, CBSE ICSE छोड़िए, CBSE बोर्ड वाले में जाइए, दूसरी तीसरी के बच्चे को बातें पता होती हैं। लेकिन फिर भी मैं बैच यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ये मान के कि मेरे पास बहुत हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे जिनको समझने में दिक्कत हो रही होगी।
इसलिए मैं बैच यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब मैं अपनी तरफ से बोरिंग करके 0 लेवल से नहीं 200 फीट की बोरिंग करके पढ़ा रहा हूँ, तो अब ढंग से सुन लिया करो। कमेंट से जितना हाथ दूर रखोगे कंटेंट के दिमाग उतना पास रहेगा। जितना कमेंट की उंगलियां पास रखोगे ऐसी सारी जिंदगी कोचिंग लेते रहोगे। चलो आओ। सबसे पहले समझिए वर्ब को। वर्ब क्या है ना? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, है ना? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं। वो क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। एक छोटी सी बात रोक के और बता रहा हूँ, जितने यूट्यूब वाले बच्चे हैं चुपचाप पढ़ते रहो, ये कोर्स उससे डिटेल्ड है, बहुत अच्छा समझ में आएगा, पढ़ो चुपचाप, ठीक है? मैंने एमटीएस के बैच में एनरोल कर रखा है, तो सुमित भाई को ढोल नगाड़े से स्वागत कराएं, आपका फूल माला भेजें आपके स्वागत के लिए, कि पढ़ लोगे आराम से चुपचाप? आराम से पढ़ पाओगे कि ढोल वोल भेजूं तुम्हारे लिए? आईफोन 13 कर दूं पार्सल? बोल तो दिया। अब सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस सबके लिए फाउंडेशन बैच है, कि घर पे लव लेटर भेजूं अब? चलिए, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जितने ऐसे वर्ड होते हैं, गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, है ना? गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, राइट, रोट, रिटन, ये सब क्या है? वर्ब है। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। कितना फंडा क्लियर है? जो इस काम को करता है, जो इस एक्शन का डूअर होता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है? जो इस काम को करता है, जो इस एक्शन का डूअर होता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है, और जिस पर ये काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है? पहले सेंटेंस में काम हो रहा है किताब खरीदने का। किसने किया? मोहन ने, सब्जेक्ट हो गया। किस पर हुआ ये काम? क्या खरीद लिया? मोहन बॉट व्हाट, क्या खरीद लिया? तो बुक खरीद ली, तो ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो कि मोहन और बुक क्या है, हमने बचपन में पढ़ा था कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब मोहन क्या किसी पर्सन का नेम है? तो अगर मैं पूछूंगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो तुम कहोगे नाउन। अच्छा, और अगर मैं पूछूंगा इसका इस सेंटेंस में काम क्या है, ये सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, तो तुम कहोगे सर इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूंगा बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो तुम कहोगे नाउन। और मैं कहूंगा इसका इस सेंटेंस में रोल क्या है, तो तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट बनना। क्लियर है जी? अब मैं बात करूं अगर आपसे प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या है? नाउन की रिपीटेशन को बचाने का तरीका है। सचिन पे ऐसे लिखना हो तो बार बार सचिन 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 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम नेक्स्ट सेंटेंस में ही लिखना शुरू कर देंगे उसकी जगह पे। कुछ आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे जैसे मोहन की जगह मैंने ही लिख लिया, तो प्रोनाउन का बस इतना सा काम है, नाउन की जगह पर आकर वही नाउन वाले काम करना है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। वर्ब का काम मैंने आपको बता ही दिया, एक्शन को रिप्रेजेंट करना, कार्य को रिप्रेजेंट करना। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। जैसे मोहन बॉट अ हाउस, अगर ये इतना ही होता सेंटेंस तो बॉट वर्ब हो जाती, मोहन ने खरीदा सब्जेक्ट हो गया, हाउस ऑब्जेक्ट हो गया। अब कैसा घर है? बिग हाउस, स्मॉल हाउस, ओल्ड हाउस, न्यू हाउस, कॉस्टली हाउस, चीप हाउस, क्या है ये सब? जो एक नाउन की विशेषता बता दे क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ऐसी अगर मैं कहूँ रोहन वॉक्स स्लोली, रोहन वॉक्स केयरलेसली, जो किसी वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब है। बाकी काम भी पढ़ाऊंगा, अभी बेसिक बेसिक समझो। अभी तो एक एक लाइन में बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी और डेप्थ में बेसिक चलेगा। 4 दिन बेसिक ही चलेगा, कोई चैप्टर नहीं होगा। 4 क्लास में प्योर बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक चलेगा, ठीक है? नाउन का काम क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। प्रोनाउन का काम क्या? नाउन की जगह पर आकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। वर्ब का काम क्या? एक्शन को दिखाना। एडजेक्टिव का काम क्या? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। एडवर्ब का काम क्या? वर्ब की विशेषता बताना। एडजेक्टिव कौन? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। एडवर्ब कौन? जो वर्ब की विशेषता बताए। कंजंक्शन का काम क्या? दो चीजों को जोड़ना। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, दे आर प्लेइंग एंड डांसिंग, है ना, दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग। दो शब्दों को जोड़ दे। यू एंड आई, दो प्रोनाउन को जोड़ दे, दो नाउन को जोड़ दे, दो वर्ब को जोड़ दे। हाँ कि ना? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन का काम होता है सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना। प्रीपोजिशन का काम क्या है? सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, ठीक? जैसे अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्रीपोजिशन को थोड़ा और एक बार एक और देखो, देखो और कुछ सेंटेंस देखते हैं, है ना? यहां से समझने की कोशिश करो। देखो पहले प्रीपोजिशन पे थोड़ा और चलते हैं। इस सेंटेंस इधर देखने की कोशिश करो। देखो अजय प्लेज क्रिकेट है, मान लो मैंने लिख दिया अजय क्रिकेट खेलता है। अब मुझे लगता है हर बच्चे को इतना समझ में आ रहा होगा, प्ले, प्लेड, प्लेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। अजय सब्जेक्ट हो गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। पता चल रहा है? काम हो रहा है खेलने का, कौन खेल रहा है? अजय। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। आगे अगर मैं बात करूं तो तुम्हें पता है कि अजय क्या है? किसी चीज का नाम है, नाउन है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन है।
क्रिकेट क्या है, किसी गेम का नाम है, वो भी नाउन है। ये बातें आ रही हैं समझ में कि अजय भी नाउन है और क्रिकेट भी नाउन है, और ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है कि अजय क्रिकेट खेलता है। अब मैं चाहता हूं कि इस वाक्य में मैं नई इन्फॉर्मेशन जोड़ दूं। क्या नई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहता हूं मैं लिखना चाहता हूं कि अजय क्रिकेट खेलता है कुणाल के साथ। कुणाल क्या है, एक नाउन है। अब सीधा तो लिख नहीं पाऊंगा, ऐसे तो लिख नहीं पाऊंगा अजय प्लेज क्रिकेट कुणाल, कुछ तो कनेक्टर चाहिए ना। अजय क्रिकेट खेलता कुणाल के साथ, तो बीच में आपको एक नाउन को रिलेट करने वाला वर्ड चाहिए कि ये इस नाउन का कुछ संबंध स्टैब्लिश कर दे। वही काम क्या है, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का काम है एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उस प्रीपोजिशन का सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना। क्लियर हो गया? तो अजय सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, विद प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ना, जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं ना, इनको कहते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे इनको कहते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। इनके लिए ग्रामर में टर्म है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कुछ कुछ काम समझ में आया? प्रीपोजिशन पर और पकड़ बनी? क्या काम क्या कर रहा है सेंटेंस में? और देखिए, अब काफी बच्चे कहेंगे सर क्या प्रीपोजिशन एक बार में एक ही लगा सकते हैं? नहीं भाई, जितनी मर्जी लगा। इसी सेंटेंस में मैं कहना चाहता हूँ कुणाल के साथ खेलता है, पार्क में खेलता है, संडे को खेलता है ना? जितने मर्जी लगा, विद कुणाल, इन द पार्क, ऑन संडे, कुछ मर्जी लिख। फिर से ये विद प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से काम करने वाला नाउन हो जाएगा। फिर से इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, पार्क प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से काम करने वाला नाउन हो जाएगा। जितना तो मीनिंग सही रख पाए लिखता चल, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ जी, प्रीपोजिशन समझ में आया? अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, इंटरजेक्शन की। ये अला, सुर्रे, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं फीलिंग इमोशन को दिखाने के काम आते हैं, ये क्या हो गए, ये इंटरजेक्शन हो गए। अब काफी बच्चों को डाउट आ सकता है सर प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस क्या है? थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है और इसका काम है सेंटेंस में रिलेशन स्टैब्लिश करना। ये कंजंक्शन है, दो चीजों को जोड़ती है। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा ना कि राजेश भी ऑब्जेक्ट है सो वर्ब का और पार्क भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एंड से जुड़ने के कारण ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। कंजंक्शन का काम है दो चीजों को जोड़ना, कंजंक्शन का काम है दो चीजों को जोड़ना, और प्रीपोजिशन का काम है केवल एक नाउन का संबंध स्टैब्लिश करना, नाउन या प्रोनाउन का। तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए, अब हम नेक्स्ट स्टेज पर आ रहे हैं। एक एक लाइन में सारा बेसिक पढ़ लिया, रिवाइज भी करा दिया। अब मैं आपको और डेप्थ में बेसिक के लेके चल रहा हूँ। चैप्टर कोई शुरू नहीं हो रहा है, चैप्टर कोई शुरू नहीं हो रहा, अभी अभी बेसिक चल रहा है। अभी नाउन के बेसिक पे चलते हैं, ठीक? मुझे लगता है हर बच्चे ने पढ़ रखा होगा नाउन 5 टाइप का होता है। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, कॉमन नाउन एक ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दिया जा सके, कलेक्टिव नाउन किसी कलेक्शन का नाम, मटेरियल नाउन किसी बेसिक पदार्थ का नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक छोटी सी बात रोक के बोल रहा हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये मत सोचिएगा यार पता नहीं कितना स्ट्रिक्ट है, ये तो डांट मार देगा और इससे कैसे पूछेंगे। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दूंगा और बताओ, पूरा यूट्यूब का पूरा एसएससी का साम्राज्य छान मारो, कोई आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देके डाउट के रिप्लाई करता हो तो मुझे बता देना, छान मारो फुल। हर बच्चे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। ये व्हाट्सएप है देखो, ठीक है? इसमें तुम्हारे नाम सेव होंगे, एक एक बच्चे को इंडिविजुअल डाउट का रिप्लाई मिलेगा ऐसे। लेकिन मिलेगा किनको? पढ़ने वाले बच्चों को। बस मुझे टाइम पास करने वालों से सख्त नफरत है। आराम से जैसे बता रहा हूं पढ़ते चलिए। ऐसे ही कोर्स के बीच में कभी 5-7 लेक्चर के बाद 3-4 सेकंड के लिए नंबर बोलूंगा, ठीक? मैं चाहता हूं कि क्लास का एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड जो बच्चा सिक्वेंशियल मैनर में सुन रहा है उसको ही मिलेगा वो नंबर, ठीक? तो एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस अपना सुनते रहिए। पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी मेरी और नौटंकी वालों की जिम्मेदारी मेरी ब्लॉक करने की। रूड हूं, घमंडी हूं, सब कुछ हूं टाइम पास वाले बच्चों के लिए, बाकी पढ़ने वाले बच्चों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध है अपने पास। आइए, तो 3-4 दिन ऐसे ही माहौल रहेगा थोड़ा क्लास का ना, थोड़ा रूड सा, थोड़ा गुस्से से वाला, ऐसे से डर सा लग रहा होगा कुछ पूछने में, कमेंट करने में। ये जरूरी है बच्चे, वरना आगे पूरे बैच का सत्यानाश कर देती है नौटंकी वाली ब्रीड। ये 2-4-5 ब्लॉक होते हैं तभी बाकी सबका सांस लेना आसान हो पाता है, वरना ये पूरे बैच को मुजरा खाना बना देंगे, ठीक है? तो अपना चुपचाप पढ़ते रहिए। ये 3-4 दिन में अपने आप बोर होके चले जाते हैं, जब इनको नौटंकी का जवाब नहीं मिलता ना, ये अपने आप चले जाएंगे। चलिए, आ जाओ। 5 टाइप का नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक? 5 टाइप का नाउन है। किसी पर्टिकुलर चीज का नाम प्रॉपर नाउन, ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दिया जा सके कॉमन नाउन,
जो कलेक्शन का नाम हो कलेक्टिव नाउन, बेसिक पदार्थ का नाम हो मटेरियल नाउन, ऐसा नाउन जो बेसिकली ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट। और एग्जांपल से और अच्छे से समझो। देखो, अब तुम जितने बच्चे क्लास देख रहे हो सबको स्टूडेंट कह सकता हूँ? हाँ जी। लेकिन क्या सबको राम कह सकता हूँ? सबको आयुष कह सकता हूँ? हाँ जी। नहीं, ये प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है। जितने शहर हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई, सबको सिटी कह सकता हूँ? हाँ जी। सबको दिल्ली कह सकता हूँ क्या? नहीं। जितनी किताबें, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, जीएस की हो, सबको बुक कह सकता हूँ? क्या सबको बाइबल कह सकता हूँ? जितनी इमारतें, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, बिरला मंदिर, सबको मॉन्यूमेंट कह सकता हूँ? लेकिन क्या सबको ताजमहल कह सकता हूँ? मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक है कॉमन नाउन, कॉमन नाम, ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दिया जा सके। एक है प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम। कलेक्टिव नाउन किसी कलेक्शन का नाम है, नाम ही चिक चिक के बता रहा है। प्लेयर्स के कलेक्शन को टीम कहते हैं, जजेस के कलेक्शन को जूरी कहते हैं, क्रिमिनल्स के कलेक्शन को गैंग कहते हैं, यंग गर्ल्स या ऑफिसर्स के ग्रुप को बीवी कहते हैं। मटेरियल नाउन, किसी चीज का बेसिक पदार्थ। मैं तुमसे कहूँ ये बोतल किससे बनी है, तुम कहोगे स्टील से, तो स्टील इसका बेसिक एलिमेंट हो गया। आ रही है बात समझ में? आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, ये सब क्या है? आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, ये सब क्या है? बेसिक पदार्थ, मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें जिन्हें दिखाई नहीं दे सकता, मतलब ये दिखती नहीं है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की कोई शेप होती है, कोई कलर होती है। मान लो मैं तुम्हें कहूंगा ट्री कैसा होता है, तुम कहोगे सर देखो ऐसा होता है, ऐसा। कलर भी होगा, शेप भी होगा, सारी चीजें। ऑनेस्टी का कोई कलर शेप है? ब्रेवरी का कोई कलर शेप है? लव का कोई कलर शेप है? अरे, लव का है सर। देखो मैं बताता हूँ सर, लव की शेप ये है ना। लव का कलर है सर रेड, है भाई। चलो आ जाओ। ऑनेस्टी, ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट, ये सब। एक छोटा सा काम करना, अगली बार आपसे को पूछे ना, मैं मान लो आपको एक नाउन दे दूं, मैं को टी, चाय, ये कौन सा नाउन है? तो एक छोटी सी चीज दिमाग में लेके आना कि जो ये बंदा बोल रहा है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। इसको गिन सकता हूँ, एक दो तीन चार पांच इसके साथ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? देखो ध्यान से देखो तो ये वाले होते हैं काउंटेबल। स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो सकता है, 5 स्टूडेंट्स, 3 शहर, 15 किताबें, 10 मॉन्यूमेंट्स, 15 टीम्स खेल रही हैं, 5 जूरीज अपॉइंट हो चुकी हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं आया, 4 गैंग पकड़ दिए यूपी पुलिस ने। कर सकते हैं? इनका प्लूरल हो सकता है गैंग्स, जूरीज, टीम्स, स्टूडेंट्स, सिटीज, हो सकता है? ये काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है। 1 2 3 4 5 हो सकता है, इनका प्लूरल हो सकता है। इनको देखो जरा, इनके साथ कर सकते हो 1 2 3 4 5, ऐसे कह सकते हो 1 लोहा, 2 पानी, 3 मिट्टी, हो पाएगा? इनका नंबर नहीं, इनका वॉल्यूम है। 1 किलो लोहा कह सकते हो, 1 किलो कॉपर कह सकते हो, 1 लीटर मिल्क कह सकते हो। इनकी वॉल्यूम है, नंबर नहीं है, वॉल्यूम है। और ये नीचे वाले, इनकी तो वॉल्यूम भी नहीं है। ना तो आप ये कह पाओगे मैं उससे 4 प्यार करता हूँ, ना ये कह पाओगे 4 लीटर या 4 किलो प्यार करता हूँ। ये अनकाउंटेबल है, इनकी गिनती नहीं हो सकती। मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ जी। अच्छा, प्रॉपर को किस में रखते हैं? हिंदी मीडियम की बहुत सारी किताबों में दिया होता है, प्रॉपर को रख देंगे किसमें? काउंटेबल में। बच्चे अनकाउंटेबल होता है ये, किसी चीज का नाम है ये। मुझे बताओ, ऐसे कर सकते हो 1 दिल्ली, 2 दिल्ली, 5 दिल्ली, हो पाएगा क्या? इसका प्लूरल होता है क्या? तो इसको रखना अनकाउंटेबल में, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है, इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। समझ में आया? हाँ जी। चलो, अब एक काम करना है आपको। सबसे पहला काम तो ये करना है कि फुकरापंथी नहीं करनी, ठीक है? सबसे पहला काम तो ये करना है कि फुकरापंथी नहीं करनी। अभी मैं आपको ये देखो, ये नाउन दे रहा हूँ, ये आपको सोचने हैं कि कौन से को कौन से टाइप का रखूं, कौन से को कौन से टाइप में रखूं। ठीक, सबको सोचने का मौका दीजिएगा। आंसर कमेंट कर कर अपने आप को छपरी, फुकरा, ये सब प्रूव मत कराइएगा, ठीक है? देखते हैं हमारी क्लास में कितने छपरी पढ़ रहे हैं, लेट्स सी। जो पहले आंसर कमेंट करके अपनी नौटंकी करेगा, फुकरापंथी करेगा, वो छपरी, 1 नंबर का टिकटोकिया।
कॉपी पेन उठाइए, एक एक को सोचिए। छपरी भाई कैसा हो, बिल्कुल गोलू जैसा हो। कॉपी पेन उठाइए, एक एक को करिए, कमेंट मत करिए, सोचिए, बाकियों को सोचने का समय दीजिए, फुकरापंथी ना करें। मैंने पहले वाला पैच पढ़ लिया, तो टाइम पास क्यों कर रहा गोलू यहाँ? किसी ने कहा है क्या नौटंकी करने के लिए? पढ़ने देना फिर इनको। तेरे को तो और ज्यादा शर्म आनी चाहिए, एक बैच लगाने के बाद तेरी हरकतें नहीं सुधर रही हैं। चलिए, अब टी को सोचने की कोशिश करो, टी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? टी को सोचने की कोशिश करो, टी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? एक चाय दो चाय हिंदी में कह देते हैं बच्चे, वरना तो लिक्विड है ना ये। कायदे से तो कहना चाहिए एक कप चाय, दो कप चाय, वैसे कह देते हैं अपन एक चाय ले आओ, दो चाय बना लेना। है तो मटेरियल ना हो ना। अनकाउंटेबल है, लिक्विड है, तो किस में जाएगा? मटेरियल में, वॉल्यूम है। एक कुर्सी, दो कुर्सी, तीन कुर्सी, चार कुर्सी, काउंट किया जा सकता है। हाँ जी, किस में जाएगा? कॉमन में। इंक क्या है? फिर से लिक्विड है, किस में जाएगा? मटेरियल में। इन चीजों के लिए वो बात पढ़ाई थी। अब बहुत बच्चे सॉन्ग को क्या लिखेंगे, बहुत बच्चे सॉन्ग को क्या लिखेंगे कि सॉन्ग ना तो सर मुझे दिखाई देता है, सॉन्ग को मैं छू नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट बोलने का मन करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सॉन्ग का सॉन्ग से हो सकता है? हाँ सर, सॉन्ग से सुना सुना तो लग रहा है ना? अच्छा, 5 गाने सुन लिए, 10 गाने सुन लिए, मैंने उसके फोन से 23 गाने ट्रांसफर कर लिए, ये कैसे हो पा रहा है? सॉन्ग को तो काउंट कर पा रहे हो। ये जाएगा बच्चे कॉमन में। इसीलिए आपको मैंने बोला था कि आगे से कोई पूछे तो देखने का ये वाला एंगल अपनाइएगा। म्यूजिक को कर सकते हो, एक म्यूजिक, दो म्यूजिक, म्यूजिक का म्यूजिक या ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट में चला गया। एयर को किस में रखें? एयर को किस में रखें? अब बहुत बच्चे एयर को भी एब्स्ट्रैक्ट रखने की सोचेंगे, ना तो दिखाई देता है ना छू सकते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने वाक्य में 10वीं पास करी है, तो एयर को सेंटीमीटर क्यूब में मापते हो कि नहीं मापते? इसका वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में मापते हो कि नहीं मापते हो? 10वीं पास हो कि अंगूठा टेक हो भाई, बोलो। जब साइकिल में टायर में हवा भरवाने जाते थे, तो वो हवा वाली फूकनी भिड़ाते ही टायर कैसे फूल जाता था, अगर एयर कुछ है ही नहीं तो? है, जब गाड़ी में टायर भरवाते, टायर में हवा भराते हो, तो वो 35 जो उसको बोलते हो, अब यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब हो या जो भी प्रेशर की उसकी यूनिट होती हो, वो 35 उसको क्यों बोलते हो? तुम्हारे हिसाब से तो हवा कुछ है ही नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो इसका कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, तो फील करने की चीज है बस। सिर्फ दिखाई ना दे रही तो तुम उसको कुछ समझोगे ही नहीं। बताओ, मटेरियल ना होना बच्चे। स्टार, इसको भी समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कहूं 1 से 10 तक इवन नंबर्स कितने? 1 to 10 तक इवन नंबर्स कितने? 5, है ना? 2, 4, 6, 8, 10। और अब मैं तुमसे पूछूं टोटल इवन नंबर कितने? टोटल इवन नंबर कितने? हो तो सर इन्फिनाइट हो गए। तो तुम्हें नहीं लगता सेम बात स्टार के लिए? तारों को गिन नहीं सकते क्या तुम? ये सुना नहीं तुमने सप्तऋषि? ये 7 तारों की एक शेप है क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में, सुना नहीं तुमने? ये स्टार का स्टार्स लिखा हुआ तुमने कभी देखा नहीं है क्या? है? तो अनकाउंटेबल क्यों कह रहे हो इसको? टोटल नंबर इसका इन्फिनाइट है, टोटल नंबर मैं मानता हूं इन्फिनाइट है, लेकिन काउंटेबल तो है, गिन सकते हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं गिन सकते क्या? तो ये किसने कहा कि जिसका टोटल नंबर इन्फिनाइट होता है उसको तुम अनकाउंटेबल कर दिया करो? बोलो।
तो ये भी आएगा बच्चे कॉमन में, काउंटेबल है ये, स्टार का स्टार्स हो सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट पर आइए बच्चे, ध्यान से सुनिए, ये चल रहा है बेसिक, ठीक है, ये बेसिक चल रहा है और पढ़ाने वाला मैं हूं, ये डिबेट नहीं चल रही है, ठीक, दिस इज नॉट अ डिबेट। सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, सब समझ आएगा, ध्यान से सुनिए। ये क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना क्या होगा, तिगड़ा क्या होगा, जब नाउन चैप्टर आएगा और क्लैरिटी आएगी, अभी बेसिक चल रहा है। सुनने पे ध्यान लगाइए, प्यार प्रेम से काफी बार बोल चुका हूं, लेकिन दो चार बच्चे हैं वो कमेंट से उंगलियां नहीं हटा रहे हैं, मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा। बाकी बच्चों को सुन लेने दो, पढ़ लेने दो, बेसिक की पहली क्लास है आज, बाज आ जाओ। अंग्रेजी के कैप्सूल नहीं बांटता हूं मैं कि यहां से कैप्सूल फेंक के मारूंगा कल तेरे 200 नंबर, सुन ले चुपचाप। चलिए फुटबॉल। अब यहाँ पे फुटबॉल और एलिफेंट वाले एग्जांपल से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि एक नाउन ना एक ही टाइप में जा सकता है, ठीक है। इससे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि एक नाउन एक ही टाइप में जाए। ये जो फुटबॉल है ये प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, और ये फुटबॉल जो है ये कॉमन भी हो सकता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो जैसे हर गेम को गेम कहते हैं, क्रिकेट भी गेम है, हॉकी भी गेम है, तो ये जो गेम शब्द है ना, ये कॉमन नाउन है, गेम, गेम्स, है ना। अब मुझे बताओ क्या ऐसे क्रिकेट क्या गैस लगा सकता हूँ, क्रिकेट्स? नहीं सर, वो किसी पर्टिकुलर गेम का नाम है, एक पर्टिकुलर खेल का नाम है, वो प्रॉपर नाउन है, हाँ क्या ना। तो अगर मान लो मैं खेल के नाम के रूप में यूज लूं, अगर मैं कहूं फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, तो यहां फुटबॉल माना जाएगा प्रॉपर नाउन। और अगर मैं लिख दूं ही बॉट अ फुटबॉल, उसने एक फुटबॉल खरीदी थी, उस गेंद को भी तो फुटबॉल खेलते हो जिससे खेलते हो, है ना, उसको गिन सकते हो, 3 फुटबॉल खरीद लिए, 4 फुटबॉल खरीद ली, 2 फुटबॉल है हमारे पास, तो ही बॉट अ फुटबॉल। अगर ऐसे लिख दूं तो ये कॉमन नाउन माना जाएगा। कुछ दिमाग की बत्ती जली? इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये सिखाना समझाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि एक नाउन एक ही टाइप में जाए, कई बार सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग वो अलग अलग टाइप में भी जा सकता है। ए आर्टिकल भी हिंट है, ए आर्टिकल का मतलब होता है वन। आप कहते हैं ना, अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, एक लड़का वेट कर रहा बाहर, तो एक फुटबॉल, 1 2 3 4 कर पा रहे हो तो यानी काउंटेबल मान रहे हो, तो यानी कॉमन मान रहे हो। सेम ऐसे ही अगर आप एलिफेंट को देखना चाहोगे, सेम ऐसे ही थोड़ा सा एलिफेंट को समझिए। एलिफेंट भी इसी प्रकार से प्रॉपर भी हो सकता है और इसी प्रकार से ये कॉमन भी हो सकता है। बोलो एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, अब सबको तुम एनिमल कह सकते हो, देखो टाइगर भी एनिमल है, जिराफ भी एनिमल है, जेब्रा भी एनिमल है, सब एनिमल है। एनिमल शब्द क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, है ना। एनिमल शब्द क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हर एनिमल को तुम एनिमल कह पा रहे हो। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? लेकिन उनमें से क्या हर को एलिफेंट कह सकते हो? नहीं। उस लॉजिक से सोचूं, कि सब एनिमल्स में से ये एक पर्टिकुलर है ये जानवर, इस लॉजिक से सोचूं तो प्रॉपर नाउन कहूंगा। लेकिन एलिफेंट भी तो बहुत सारे हैं, ऐसा तो है नहीं पूरे ब्रह्मांड में एक ही एलिफेंट है। अगर उस नजर से देखूं, ऐसे कहूं आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा था, इस लॉजिक से सोचूं, ऐसा सेंटेंस लिख दूं, तो जो तुमने देखा तो तुम कह सकते हो आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने देखा तो मैं कह सकता हूं आई सॉ एन एलिफेंट। इस लॉजिक से देखूं तो कॉमन नाउन है। तो रिक्वायरमेंट की बात है, अगर मैं कहना चाहूं कि सब जानवरों में से टाइगर मेरा फेवरेट एलिफेंट है, टाइगर मेरा फेवरेट एनिमल है, एलिफेंट मेरा फेवरेट एनिमल है ना, सब पक्षियों में से पैरेट मेरा फेवरेट बर्ड है, तो इस लॉजिक से देखो सब में से भी ये जो चीज है ना ये मेरी फेवरेट है, तो प्रॉपर मानूंगा। लेकिन वो अपने आप में भी तो बहुत सारे हैं, मैंने एक हाथी देखा, मैंने एक तोता देखा, मैंने एक टाइगर देखा, उस लॉजिक से देखो तो कॉमन हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी। तो हमने ये देखा, अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि नाउन, पहले तो मैंने आपको एक एक लाइन का बेसिक पढ़ाया, अब नाउन की थोड़ी डेप्थ में जा रहे हैं। 5 प्रकार का नाउन है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम प्रॉपर, ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दिया जा सके कॉमन, कलेक्शन का नाम कलेक्टिव, किसी बेसिक पदार्थ का नाम मटेरियल, और ऐसी चीजें जिन्हें ना देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, महसूस किया जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट। और थोड़ा सा अच्छा देखने का तरीके के लिए मैंने आपको बताया कि देख लिया करो गिन सकते हैं कि नहीं। काउंटेबल है तो कॉमन कलेक्टिव में से एक है, अनकाउंटेबल है तो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में से एक होगा, और किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है तो अनकाउंटेबल है, प्रॉपर है। फिर मैंने आपको थोड़े एग्जाम्पल से बुद्धि डेवलप करने की कोशिश करी। आज बेसिक की पहली क्लास है बच्चे, सब आएगा, धीरे धीरे बस बातों को थोड़ा सुनने की आदत डालो,
थोड़ा सुनने की आदत डालो, ठीक है। फुटबॉल क्या हो जाएगा, फुटबॉल क्या होगा, कॉमन भी होगा और प्रॉपर भी होगा। ऐसे ही एलिफेंट भी क्या होगा, कॉमन भी होगा और प्रॉपर भी होगा। क्लियर है। चलो अब 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है, 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी अपनी रोज। 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जाओ, भाग के जल्दी से, फिर मिलते हैं। चलो जी, पढ़ने वाले बच्चों को तो देखो समझ में आ गया होगा कि कैसा चलेगा ये बैच, ठीक है। हिंट मिल गया होगा। समझिए बच्चे, ये जो रूडनेस है, ये जो डिसिप्लिन है, इसके चलते मेरा ज़्यादा नहीं तो 30% बच्चा मेरे बैच देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं फालतू कमेंट नौटंकी बर्दाश्त नहीं करता। तो जो पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट आप समझिएगा, ठीक है, कि आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आइए, डेविल अगला नंबर तुम्हारा है। कोशिश करो कि क्लास होने से पहले पहले ब्लॉक होने से बच जाओ। होगे तुम, आजकल में पक्का होगे, ये पक्का है। कोशिश करो कि आज पहले दिन ना हो, कल तो तू होगा। लक्षण तेरे ऐसे ही हैं। आओ, जो बातें हमने पढ़ी, अभी तो आज बेसिक की पहली क्लास है ना, बेसिक की पहली क्लास है। इसमें भी जो हमने पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि चीजें जो होती हैं वो अपने को आगे काम आएंगी, छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे इस सेंटेंस को देखो, ये नाउन चैप्टर का एरर है, ठीक है। मोहन हैड ईटन ओनली वन ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। मोहन ने सिर्फ एक ब्रेड खाई थी ऑफिस जाने से पहले। अब ये नाउन चैप्टर का एरर है,
ठीक। लेकिन इसका बेसिक एक तो रट लो कि ब्रेड के साथ 1 2 3 का प्रयोग न करें, और अगर समझ से करना है तो खुद सोचो ब्रेड कौन से टाइप का नाउन होगा, बताओ। वेट से बिकता है ना, ब्रेड जब लेकर आते हो तो लिखा होता है ना 300 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम, तो मटेरियल नाउन है। अगर ये मटेरियल नाउन है तो इसके साथ 1 2 3 कैसे कर दिया। हाँ ये कर सकते हो कि ब्रेड की एक स्लाइस खाई, वो जो पूरा होता है उसके टुकड़े होते हैं उनको स्लाइस बोलते हैं। एक ब्रेड तो नहीं कह पाओगे लेकिन एक स्लाइस ऑफ ब्रेड कह सकते हो। ऐसा लिख दो 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऐसा कर लो। आई कुछ मेरी बात समझ में। ऐसा करने से देखो होता क्या है पता है, समझो इसका ग्रामर वाला पॉइंट ऑफ व्यू समझो। ऑफ एक ऐसी प्रीपोजिशन होती है जो पोजीशन बनाती है, जैसे द वाइफ ऑफ राम, राम की वाइफ, द कार ऑफ राम, राम की कार, हाँ कि ना। तो ऑफ प्रीपोजिशन से पोजीशन बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक स्लाइस ब्रेड की। अब मैंने देखो कर क्या लिया, एक ब्रेड नहीं लिख सकता था, एक ब्रेड लिख नहीं सकता था, तो यहाँ पे हुआ क्या, 1 ब्रेड, सॉरी 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड कर दिया। एक भी कह लिया क्योंकि स्लाइस का स्लाइसेस हो सकता है टुकड़ा टुकड़े, और ब्रेड की भी कह दिया, मीनिंग भी सही कर दिया और ग्रामर भी सही कर दी। बोलो जी, समझ में आया। हाँ जी। राजेंद्र पिछले बैच का बच्चा है तो तेरे पास व्हाट्सएप नंबर है, डाउट के लिए टाइम पास मत कर भाई, इन बच्चों को पढ़ लेने दे। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ टाइम पास घूमता कर रहा है, पढ़ लेने दे इनको। फिर से समझिए क्या बोला मैंने। मोहन हैड ईटन ओनली 1 ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। मोहन ने सिर्फ एक ब्रेड खाई ऑफिस जाने से पहले। अब तुम्हें पता है जैसे तुम एक पानी नहीं कह सकते, है ना, एक पानी नहीं कह सकते, 1 वाटर नहीं कह सकते, 1 वुड नहीं कह सकते, 1 सैंड नहीं कह सकते, ऐसे 1 ब्रेड कैसे कह दिया। हाँ ये कर सकते हो कि ब्रेड का एक स्लाइस खाया, ये लिख सकते हो 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। बोलो समझ में आया। हाँ जी। अब यही बातें होती हैं, देखो जो रट्टू तोते होते हैं ना, अब किताबों में यहाँ लिखा मिलेगा लोफ, ब्रेड के लिए लोफ का प्रयोग भी किया जाता है। सच बताओ कितने लोगों ने पढ़ रखी है बात, LOAF लोफ, पढ़ी है। लोफ यहाँ पे गलत है पता है, यहाँ लोफ नहीं आ सकता। क्लास का कोई बच्चा बता सकता है कि लोफ क्यों नहीं आ सकता यहाँ, किताबों में लिखा मिलेगा ब्रेड के लिए लोफ का भी प्रयोग होता है। समझ, पहले समझ लोफ क्या है। लोफ पता है क्या होता है, जो तुम खरीद के लेके आते हो ना ब्रेड ऐसे, ये रेक्टेंगुलर, ये पूरा, ये ऐसे टुकड़े कटे होते हैं, ये ऐसे। लोफ पता है किसको कहते हैं, लोफ इसको पूरे को कहते हैं। और ये जो इसमें से एक होती है ना, ये स्लाइस कहलाती है। अब तुम खुद बुद्धि से सोच कि कोई आदमी ब्रेड का एक पूरा लोफ खा गया और तू उसके लिए ओनली लगाएगा क्या, कि उसने सिर्फ एक ही लोफ खाया था। कुंभकर्ण के लिए सेंटेंस लिख रहे हो कि बकासुर के लिए लिख रहे हो, कि बेचारे ने सिर्फ, वैसे तो 20 30 लोफ खा ही जाता है, आज एक ही लोफ खाया। इसलिए कहते हैं कि रटने से काम नहीं चलता, चीजों को समझ के किया करो। अब ये अगला सेंटेंस आर्टिकल चैप्टर का है, पढ़ा नहीं रहा हूं ये मैं, ये खाली आपको ट्रेलर दे रहा हूं कि जो हम बातें पढ़ेंगे, जो हम बातें पढ़ेंगे वो कैसे हमें चीजों को समझने में, बिना रूल रट्टे के चीजों को एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे। ठीक है। आइए। डिस्पाइट सेवरल हार्डशिप्स, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यस और नो, बोलो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या है, इसके साथ ए एन आना चाहिए, क्योंकि ए एन का तो मतलब 1 होता है, ए एन का तो मतलब 1 होता है। और बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, तो इसका मतलब एन नहीं आएगा। अब या तो रट लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए एन का प्रयोग न करें, वरना खुद बुद्धि से थोड़ा सोच लो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो ये अनकाउंटेबल है, ए एन का मतलब 1 होता है, अनकाउंटेबल के साथ 1 कैसे आ सकता है। लो जी, हो गया काम, क्लियर हुआ। ये सेंटेंसेस बच्चे आपको कोई एक्सप्लेन नहीं किए, ये पहला नाउन चैप्टर का सेंटेंस है, दूसरा आर्टिकल चैप्टर का सेंटेंस है, ये वहां आएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना बेसिक की, ये फालतू नहीं है, ये आपके काम आएंगी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट पे चलिए। अभी हमने नाउन का फंक्शन देखा था कि नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना। 2 4 काम और पढ़ते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये काम पढ़ेंगे। हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयां। आओ, पहले तो इनमें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा पीछे पढ़ा था। करना अपने आप ट्राई, एक बार अपने आप ट्राई करना।
तोड़ना जरा इनको अपने आप से, फिर मैं कराता हूँ। लास्ट में कहीं भूल ना जाऊं इसलिए बता रहा हूँ बच्चे, वीक में 5 डेज पढ़ाता हूँ मैं, संडे और थर्सडे की छुट्टी रहती है, हफ्ते में 5 दिन पढ़ाता हूँ मैं। तो बाई चांस ये बैच इस बार सैटरडे को शुरू हो गया, वरना बैच फ्राइडे वगैरह से शुरू होते हैं। तो अब आपकी क्लास मंडे को है, कल नहीं है क्लास, मंडे को होगी, सेम यही टाइम 8 बजे चला करेगी, 8 से 10 आपकी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। लास्ट में कहीं बताना भूल जाऊं और कल तुम क्लास ढूंढते रहो, शेड्यूल आपके पास पूरा है ना, बैच पे क्लिक करते हो तो सब लिखा आता है, किस दिन क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी, क्या टॉपिक होगा, सब लिखा हुआ आता है। चलो आ जाओ। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन क्या हो गया, तोड़ना वर्ब हो गया। क्या किसने तोड़ दिया, रोहन ने, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है, ये सारी बातें दिमाग में होने लगी। जैसा सवाल वैसा जवाब। कोई पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है रोहन शब्द का, तुम कहोगे सर नाउन है। कोई कहेगा नाउन में ये टाइप कौन सी है, तुम कहोगे सर प्रॉपर है। कोई पूछेगा अच्छा ये जो नाउन है इस वाक्य में काम क्या कर रहा है, तुम कहोगे सर ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ऐसे को पूछेगा चेयर शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तुम कहोगे नाउन है। कोई पूछेगा टाइप क्या है, तुम कहोगे कॉमन है। कोई पूछेगा काम क्या कर रहा है, तो तुम कहोगे सर ये ना वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। पनिश पनिश्ड पनिश्ड वर्ब हो गया, किसने पनिश किया, टीचर ने, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप कॉमन हो गया, किसको पनिश कर दिया, कुणाल को, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप प्रॉपर हो गया। ए एन द आर्टिकल होते हैं, मैं लिखता नहीं हूं, ध्यान रखिएगा, ए एन द आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है। इतनी बातें मैं मान के चलता हूँ, ये तो दूसरी क्लास के बच्चे को पता होती है। ए एन द आर्टिकल होते हैं। पता तो वैसे ये वाली बातें भी होती हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, पहले नहीं सीखे आज सीख लो। अब शायद आपको ये और अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना। ये हालांकि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, लेकिन अब शायद आपको ये और अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखो जरा, अजय प्लेज क्रिकेट, अजय प्लेज क्रिकेट विद कुणाल। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये अजय क्या है, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, क्रिकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है। ये कुणाल क्या कर रहा है, नाउन का एक और काम देखने समझने में आया, हाँ कि ना। नाउन का एक और काम आपको नजर आया, जैसे नाउन वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऐसे एक नया काम आपने देखा कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके लिए ग्रामर में टर्म यूज होती है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सर जैसे वर्ब का सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ऐसे प्रीपोजिशन का कोई सब्जेक्ट भी होता है कि नहीं बच्चे, प्रीपोजिशन का सिर्फ ऑब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन से ही वट के रिप्लाई होते हैं, वट या होम के। देखो विद होम कुणाल, विद होम कुणाल, इन वट पार्क, ये ऑब्जेक्ट वाले काम करते हैं, इसका कोई डूअर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको सब्जेक्ट नहीं मिलता प्रीपोजिशन को, ये कोई एक्शन नहीं है कि इसका कोई डूअर भी हो। कुछ आ रही है बात समझ में, फिर से देखिए क्या बोला मैंने, क्या काम है जी। नाउन का क्या काम है, नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। क्लियर हो गया जी, 3 काम समझ में आए नाउन के। चलो अगले काम पर चलते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अमन जो है एक गाना गा रहा है, अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, सिंग सैंग संग क्या हो गया, वर्ब हो गया, इज क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। कौन गाना गा रहा है, तो अमन, तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है, क्या गा रहा है, गाना गा रहा है, ऑब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, सारी बातें आप पढ़ चुके हो, देख चुके हो, समझ चुके हो। अरे बोलो, हाँ जी। अब अगर मैं आपसे नीचे वाले सेंटेंस की बात करूं और मैं पूछूं कि इसमें वर्ब क्या है, तो क्या जवाब दोगे, इज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। चलो आओ समझो, एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है ना, बच्चे ना अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब मैं टॉपिक तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, 3 बार लेक्चर देखूंगा तभी समझ में आएगा, सुनेगा ही नहीं। ऐसे बच्चे नहीं बनना है, ठीक है। 20 मिनट का समय दो, 20 मिनट का समय दो, तुम खुद मन से आ जाएगी, अरे ये तो इतना आसान था, आ गया समझ में। तो सुनो ध्यान से, जैसे बाकी वर्ब होती है ना, इज, एम, सॉरी, जैसे गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, सुनिए वर्ब, स्टील, स्टोल, स्टोलन, सुनिए। ऐसे ही ये बी की फॉर्म है, ये जो आप सुनते हो ना, इज, एम, आर, वाज, वर, इनकी बेसिक, इनकी मूल फॉर्म, इनकी बेस फॉर्म होती है बी, जिससे ये सब प्रकट होता है। ये इज, एम, आर पहली फॉर्म हो गई, वॉज, वर दूसरी फॉर्म हो गई, बीन तीसरी फॉर्म हो गई, ये सब प्रकट होता है बी से। और ये जो बी की फॉर्म होती है अंग्रेजी में 2 काम कर लेती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। सर मुझे क्या सपने आएंगे हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? अरे बिल्कुल आसान। अगर इसके बाद मेन वर्ब आ रही हो, जैसे ही इज सिंगिंग, ही इज डांसिंग, दे आर प्लेइंग, ही वॉज वेटिंग, दे वर रनिंग, अगर इसके बाद मेन वर्ब आ रही है तो ये काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। अगर इसके बाद मेन वर्ब नहीं आ रही, जैसे अमन इज अ टीचर, अमन इज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज इल, अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आ रही तो खुद ही मेन वर्ब है। फिर से सुनिए, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। सर मुझे कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? अरे बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। अगर अगर इनके बाद मेन वर्ब आए, जनरली आईएनजी फॉर्म आएगी, है ना, आगे चल के पढ़ाऊंगा, पैसिव वैसिव होगा तो वर्ब की 3rd फॉर्म आ जाएगी। अगर इनके बाद मेन वर्ब आपको नजर आती है, ही इज सिंगिंग, ही इज डांसिंग, ही इज प्लेइंग, अगर आगे मेन वर्ब नजर आती है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। अगर आगे मेन वर्ब नजर नहीं आती है तब ये कहलाते हैं जी खुद मेन वर्ब। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब मैंने सेंटेंस लिख दिया, यही सेंटेंस यहां बड़ा करके लिख लिया, अमन इज ए टीचर, ठीक। तो हमें पता चल गया कि आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये खुद ही मेन वर्ब है, ठीक है। और एक चीज थोड़ी सी और नोटिस करने की कोशिश करो कि जब इनको मैं मेन वर्ब बनाता हूं, जब इनको मैं मेन वर्ब बनाता हूं तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। अमन इज अ टीचर, अमन एक टीचर है, अमन इज अ डॉक्टर, अमन एक डॉक्टर है ना। देवर रिच, वो अमीर थे, देवर पुअर, वो गरीब थे, देवर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स थे। इसमें तो यार कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, हाँ क्या ना। इज, एम, आर, वाज, वर यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब की तरह से काम करें तो उनमें कभी कोई एक्शन नहीं होता। इनको मेन वर्ब के रूप में काम ही तब लिया जाता है जब हमें कोई एक्शन ना दिखाना हो, हमें किसी के बारे में कुछ बताना हो। इनको मेन वर्ब के रूप में तभी काम में लिया जाता है जब हमें कोई एक्शन नहीं दिखाना, हमें किसी के बारे में बस कुछ बताना है कि वो डॉक्टर है, वो टीचर है, वो लॉयर है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो मोटा है, वो पतला है, वो लंबा है, ऐसे। समझ आया? हाँ जी। सर आप तो बड़े धोखेबाज निकले। जब क्लास शुरू हुई थी तब आपने कहा था वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं। अभी तो पहली क्लास ही खत्म नहीं हुई, थोड़ा तो दीन ईमान रखो सर। आपने तो पहली क्लास के खत्म होने से पहले ही कह दिया कि इसमें एक्शन नहीं हो रहा, और आप इसको वर्ब भी कह रहे हो। तो समझो बच्चे, ऐसी नई नई बातें आप रोज सुनते चलोगे, एक दिन में मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को ऐड करता रहूंगा। अगर वर्ब की बेसिक परिभाषा पूछो तो हाँ जी, अगर वर्ब की बेसिक परिभाषा पूछो तो हाँ जी, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्रिया, कार्य करने काम आती। लेकिन वर्ब, हर वर्ब एक्शन को दिखाएगी जरूरी नहीं है, जैसे ये वाली वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, जब ये मेन वर्ब की तरह से काम करेंगे तो इनमें कोई एक्शन नहीं होगा। इनको बनाया इसलिए गया, इनका कोई मीनिंग है ही नहीं। ईट माने खाना, प्ले माने खेलना, स्टडी माने पढ़ना, इज माने कोई एक्शन दिखाता है ये? नहीं। अरे इसको मेन वर्ब के रूप में यूज ही तब लिया जाता है जब मुझे कोई क्रिया नहीं दिखानी होती, मुझे बताना होता है किसी के बारे में कुछ। तो सर फिर सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो फिर सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? पहले तो आपने कहा था जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, जब यहाँ काम ही नहीं हो रहा तो सब्जेक्ट कैसे पहचानूंगा? हाँ जी, तो सब्जेक्ट कैसे पहचानूंगा? सब्जेक्ट ऐसे पहचानोगे मेरे भाई, पहले जब काम होता था तब डूअर सब्जेक्ट होता था। अब सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? जिसके बारे में बात करी जाए, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, जिसके बारे में बात करी जाए, जिसके बारे में बताने के लिए तुमने सेंटेंस लिखा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है, वो सारी बातें सेम है। अब सर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, तो क्या सर इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे? नहीं बच्चे, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है, जो रिसीवर होता है।
जब यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। इसके लिए ग्रामर में हैवी टर्म है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में एल आई वाला नहीं, एल ई वाला। कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है पूरक। आपने आपने सुना होगा मैथ्स में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना। मैथ्स में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सुना है? हाँ जी। मैथ्स में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, आपने सुना होगा। मान लो ये 30 डिग्री का है। मान लो ये 30 डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। पूरक कोण। पूरक कोण माने जो कोण को पूरा कर दे। तो ऐसे ही इस पे कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है कि इसको ऑब्जेक्ट कह दूं। बेसिकली ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हाँ कि ना? अमन इज अ टीचर, अमन एक टीचर है। तो ये बना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो बेसिकली सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। और ये वाली जो वर्ब होती है ना, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से काम करती है, जब इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब की तरह से काम करते हैं, तब इनका मोहल्ले में नाम इज्जत बढ़ाने के लिए इनको ग्रामर में टर्म दे दी लिंकिंग वर्ब। क्यों दे दी? इसका काम ही कुछ और नहीं है, एक्शन को दिखाने का काम तो करता नहीं, लिंक करने का काम करता है। हाँ जी। तो क्या बन गई? लिंकिंग वर्ब बन गया। एक बार फिर से सारा वापस समेट देता हूँ, फिर एक और एग्जांपल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। फिर से शुरू से सुनिए ध्यान से। देखिए, आपने देखा होगा इस वगैरह को अक्सर हेल्पिंग वर्ब बनते हुए, है ना। अमन इज अ टीचर, सॉरी, अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अमन इज डांसिंग, अमन इज प्लेइंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, दे वर प्लेइंग, ही वॉज वेटिंग फॉर यू, ही वॉज स्लीपिंग। आपने इनको अक्सर हेल्पिंग वर्ब बनते देखा होगा। ये जो बी की फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर, ये किसी वाक्य में दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। सर मुझे कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? अरे बिल्कुल आसान यार, इससे आसान जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अगर इसके बाद मेन वर्ब आए, देवर प्लेइंग, प्लेइंग आया, वर हेल्पिंग वर्ब है। ही वॉज सिंगिंग, सिंगिंग मेन वर्ब आया, इज हेल्पिंग वर्ब है। आ रही है बात समझ में? तो अगर आगे मेन वर्ब आए तो ये हेल्पिंग वर्ब, ना आए तो खुद ही मेन वर्ब। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये मेन वर्ब बनती है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। वो एक टीचर है, वो एक डॉक्टर है, वो एक लॉयर है। हाँ कि ना? तो ये क्या है, जब ये मेन वर्ब बनती है तो कोई एक्शन नहीं होता। इसीलिए इसका हाई फाई नाम पता है लिंकिंग वर्ब पड़ा। क्यों? क्योंकि एक्शन तो इसमें होता नहीं। ये तो बस दो चीजों को लिंक करती है, किसी के बारे में कुछ बताने के काम आती है। इसीलिए इसका मोहल्ले में इज्जत बनाने के लिए नाम लिंकिंग वर्ब पटक दिया। सर फिर सब्जेक्ट कैसे पहचानूंगा? सब्जेक्ट पहचानने का भैया, जिसके बारे में बात करी जाए वो सब्जेक्ट हो जाएगा। पहले जब एक्शन होता था तब कैसे पहचानता था? जो डूअर होता था उससे पहचानता था। अब एक्शन नहीं हो रहा तो इस सेंटेंस को लिखा क्यों? मकसद क्या है सेंटेंस को लिखने का? किसी के बारे में कुछ बताना है, तो जो सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया जिसके बारे में तूने बताने के लिए सेंटेंस लिखा है, वही तेरा सब्जेक्ट है। हाँ जी। तो सर फिर इसको ऑब्जेक्ट लिख दूं? नहीं भाई, इसको ऑब्जेक्ट क्यों लिखेगा? कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है जिसका रिसीवर है। इसके लिए ग्रामर में टर्म है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दो तीन बातें तय हैं। इज एम आर वाज वर अगर मेन वर्ब की तरह से काम करे तो उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, उसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये नाउन है। हाँ कि ना? टीचर शब्द नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, हर टीचर को टीचर कहते हैं। तो इसी के साथ हमने नाउन का चौथा काम भी पढ़ लिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। एक नाउन एक वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य भी कर सकता है। ए एंड द आर्टिकल होते हैं, पता ही है आपको। चलो एक बार और पढ़ा देता हूँ। एक सेंटेंस लिखा मैंने, मोहन वॉज अ पेंटर। मोहन एक पेंटर था। जो जो बातें जैसे जैसे मैंने बोली, जैसे जैसे मैंने कही, 1 मिनट का समय है, आप अपने दिमाग में रिवाइज करिए। मैं तो सारी बातें दोबारा बोलूंगा, आप अपने दिमाग में रिवाइज करिए। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा गौरव, बहुत आगे आएगा वो, थोड़ा पेशेंस रखिए। बीन को भी लिंकिंग वर्ब बनाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। हिमांशी बच्चे, रिकॉर्डेड बैच में ऐसा थोड़ी कि नंबर चेंज हो गया। अगर आपने पूरा बैच देखा है तो रिकॉर्डेड बैच में व्हाट्सएप नंबर तो सुनाई दिया होगा आपको। नहीं सुनाई दिया तो इसका मतलब आपने पूरा बैच देखा नहीं है, उसको देखिए। व्हाट्सएप नंबर सिर्फ उसी को मिलेगा जो पूरा बैच लगाएगा। रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव, वो नंबर थोड़ी बदल जाएगा उसमें।
चलिए आइए, एक पिछले सेंटेंस में मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। काफी बच्चों का मन कर रहा होगा, सर ये नाउन के बारे में बता रहा है ना, आपने कहा सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, तो टीचर को एडजेक्टिव लिख दूं सर? सोचो थोड़ा सोचो, क्या एडजेक्टिव से पहले एन आर्टिकल आते हैं? क्या एडजेक्टिव में ऐसे ही यस लगता है? टीचर, टीचर सोफा, टीचर, टीचर्स चेयर, चेयर्स पेन, पेंसी, ऐसा लगने वाली प्रॉपर्टी तो नाउन की है। अरे हाँ कि ना? तो भाई ये नाउन है। आगे चल के पढ़ाऊंगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य एडजेक्टिव भी कर देते हैं। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का कार्य है ना, एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। अमन इज रिच, अमन इज पुअर, अमन इज टॉल, अमन इज स्टूपिड लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए टीचर शब्द नाउन है, टीचर एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, वो आगे की बात है, आगे पढ़ाऊंगा। देखिए फिर से वही बात है, इज, एम, आर, वाज, वर किसी सेंटेंस में दो काम कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर आगे कोई मेन वर्ब ना आए तो ये खुद ही मेन वर्ब है। अगर ये खुद ही मेन वर्ब बन जाए तो इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसका हाई फाई नाम लिंकिंग वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ चीजों को लिंक करने का काम कर रही है। मोहन क्या बन गया? मोहन सब्जेक्ट बन गया। क्यों सर? ये डूअर तो है नहीं, सब्जेक्ट कैसे बन गया? जब एक्शन होता है तो डूअर सब्जेक्ट हो जाता है ना? और अगर एक्शन नहीं हो रहा तो लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करी जाए, जो सेंट्रल आइडिया, जो मेन आइडिया है। सर इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं क्या? नहीं भैया, कोई एक्शन का रिसीवर थोड़ी है, ये तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए इसका ग्रामर में हाई फाई नाम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कॉम्प्लीमेंटरी एंगल एंगल को पूरा करता है, अब वहां पूरा करने से अर्थ है 90 डिग्री का कर देना। कहीं तुम सोच रहे हो सर को मैथ नहीं आता, पूरा कौन तो 360 का होता है, वो बीटेक मैंने भी कर रखी बच्चे, पूरा करने से यहाँ अर्थ है 90 डिग्री का कर देना। ठीक है, तो पेंटर जो है, पेंटर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, हर पेंटर को पेंटर कहते हैं और कार्य कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। तो नाउन के हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? नाउन की हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? कि नाउन सब्जेक्ट बन सकता है वर्ब का, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये दोनों तो वर्ब के लिए हुए। इसके अलावा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला जो काम है वो आएगा आपका वर्ब चैप्टर में। मैं तो आज भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आज आपको पढ़ा दिया तो सारी खिचड़ी बन जाएगी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका वर्ब चैप्टर में। वर्ब चैप्टर के मिसलिनियस के अंदर एक रूल आएगा, कॉल के साथ, नेम के साथ, इलेक्ट के साथ एज नहीं आता, वहां आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ, एक छोटू सा टॉपिक अपना और रह गया, प्रोनाउन, उसको निपटाते हैं। प्रोनाउन के बारे में थोड़ी, चलो आज एक काम करते हैं, जितना पढ़ दिया उतना ही रिवाइज करा देता हूँ, फिर वाइंड अप कर देते हैं। कल कर लेंगे वो, मतलब नेक्स्ट क्लास में मंडे को कर लेंगे। आ जाओ, जितना आज पढ़ा वो सारा दोबारा देखिए। मैंने क्या कहा, अगर आप वो बार बार कोचिंग लेने के जंजाल से मुक्त होना चाहते हो, बार 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 एक बैच खत्म, फिर उस टीचर में कमी निकाल दो, मैडम अच्छी नहीं थी, सर आप अच्छे नहीं थे, आपकी वोकैब अच्छी नहीं थी, आपका आरसी अच्छा नहीं था, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं थी, 3 3 साल कोचिंग ले लो, टीचर्स में कमियां निकालो, और फिर माँ बाप के पैसे बर्बाद करा के किराने की दुकान खोल लो। अगर वो नहीं करना है, एक ही बार पढ़ना और ऐसा पढ़ना है कि जिंदगी में दोबारा कोचिंग ना लेनी पड़े, तो बेसिक से स्टार्ट करके ढंग से एक एक चैप्टर के एक एक वर्ड के नोट्स बनाते हुए चलना है। बैच का जैसे ये क्लास खत्म हो गई, 1 2 घंटे बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर आपके पास आ जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, पीडीएफ से नोट्स बना सकते हो, लेक्चर को दोबारा प्ले करके नोट्स बना सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो। ठीक, आइए, तो बेसिक की शुरुआत करी हमने, सबका एक एक लाइन का बेसिक पढ़ के। ठीक, डिटेल में बेसिक पढ़ेंगे, जैसे आज नाउन का पढ़ाया, थोड़ा प्रीपोजिशन का पढ़ाया, है ना? ऐसी अगली क्लास में एडजेक्टिव का, प्रोनाउन का, एडवर्ब का पढ़ाऊंगा, ऐसे बेसिक पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, एक एक लाइन वाले बेसिक में क्या बताया, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती है। वो वर्ब हो गया, बाय वॉट वॉट वर्ब हो गया, सिंग सैंग संग वर्ब हो गया, ड्राइव डू ड्रिवन वर्ब हो गया। ठीक है, ये वर्ब हो गया। ठीक, अच्छा, जो इस काम को करे, जो इस काम को करे वो सब्जेक्ट हो जाता है, और जिस पर ये काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है जी? जो इस काम को करे वो सब्जेक्ट हो जाता है, जिस पर ये काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। काम हो रहा खरीदने का, खरीदा किसने? मोहन ने, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या खरीद लिया? तो बुक, ऑब्जेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा नजर हमने मारी तो हमें नाउन का काम समझ में आया, यार नाउन तो इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे स्मार्ट बॉय, टॉल बॉय, रिच बॉय, पुअर बॉय, स्टूपिड बॉय, जो एक नाउन की विशेषता बता दे एडजेक्टिव हो जाता है, जो एक वर्ब की विशेषता बता दे, ही सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, ही सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली, कोई काम कैसे हो रहा है, वो एडवर्ब है। अक्सर एलवाई से आप जानते हो इनको, है ना? शी वॉक्स केयरलेसली, ही वॉक्स केयरफुली, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स एरोगेंटली, घमंड में चलता बड़ा, क्या हो गया? एडवर्ब हो गए। क्लियर है?
अच्छा, कंजंक्शन दो चीजों को जोड़े, प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेशन एस्टेब्लिश करे, इंटरजेक्शन फीलिंग्स को इमोशंस को दिखाए। फिर मैंने पढ़ा है नाउन पांच टाइप का होता है, पर्टिकुलर चीज का नाम प्रॉपर नाउन, ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दिया जा सके, कॉमन, कलेक्शन का नाम कलेक्टिव, बेसिक पदार्थ का नाम मटेरियल, ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हो ना देख सकते हो छू सकते हो वो एब्स्ट्रैक्ट। फिर देखने का तरीका बताया कि कॉमन हो मतलब सॉरी काउंटेबल होगी तो इनमें से एक होगी, अनकाउंटेबल होगी तो इनमें से एक होगी। ठीक है, बहुत बच्चे यूट्यूब से आए होंगे, पहली क्लास से ही पता चल गया होगा आपको, चीजें वही हैं बस थोड़ी डिटेल्ड है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा है और थोड़ी सी क्लैरिफाइड वर्जन में है। तो नोट्स अच्छे से बनाइएगा, सारे लेक्चर्स देखिएगा, तभी वो प्रोडक्टिविटी निकलेगी। ठीक है, चलिए फिर मैंने आपको नाउन का थोड़ा और फंक्शन पढ़ाने की कोशिश करी कि नाउन जैसे वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऐसे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट याद है, एक सेंटेंस लिख दिया, मान लो मैंने, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक, मैंने सेंटेंस लिखा आई सॉ राजेश, मैंने राजेश को देखा था। अब आगे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मैंने राजेश को देखा संडे को, ऑन संडे लिख दूं। मैंने राजेश को देखा अंजलि के साथ, विद अंजलि लिख दूं। मैंने राजेश को देखा स्टेशन पे, आई सॉ राजेश एट द स्टेशन लिख दूं। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए एक नाउन लिख रहा हूँ और उसका रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए एक प्रीपोजिशन लिख रहा हूँ। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। समझ में आया? फिर मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने वाला काम पढ़ाया कि बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना, दो काम करती हैं, आगे मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये खुद ही मेन वर्ब है, हाँ क्या ना, तो खुद ही मेन वर्ब है। अच्छा, एक्शन इसमें होगा नहीं, कहेंगे इसको लिंकिंग वर्ब क्योंकि दो चीजों को लिंक कर रही है। सब्जेक्ट वो होगा जो काम बेसिकली जिस पर सेंटेंस लिखा गया है, जिसकी बात करी गई है। इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि एक्शन का रिसीवर नहीं है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। तो नाउन है, कॉमन है, काम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। उम्मीद करता हूं कि इस कोर्स की आज पहली क्लास थी, सबको अच्छे से समझ आई होगी, सब अच्छे से नोट्स बनाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, डाउट कैसे पूछने हैं, कहाँ पूछने हैं, कौन सी बुक पढूं, ग्रामर कैसे पढूं, वोकैब कहाँ से करूं, प्रैक्टिस कहाँ से, एक एक चीज पूरा 1 घंटे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, 1 घंटे की डिटेल में। बस सुनो, ध्यान से सुनो, 3-4 क्लास के बाद तुम्हारा खुद ही पूछने का मन नहीं करेगा, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक एक चीज ये खुद ही इतनी क्लैरिटी से बता रहा है। ठीक है, तो अगर आपको आज के लेक्चर में मजा आया हो तो बस अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका यार मेरा ऐसा है कि पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ही पढ़ना पड़ेगा, बीच में कुछ समझ नहीं आएगा। अब सोचो कि कल की क्लास जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा, मंडे को जो आपकी अगली क्लास है, उसमें मैं बोलूंगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझ आ जाएगा किसी को? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपने जिन फ्रेंड्स को आपको बताना है उनको बता दीजिएगा कि एक क्लास आज हुई है, कल संडे की आपकी छुट्टी है, उसमें अपनी वो क्लास वो रिकॉर्डेड देख लेंगे और मंडे से लाइव इस बैच को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए बच्चे, नोट्स जैसे ही मैंने लिखा है, यहाँ से लिखना शुरू किया है, ऐसे ही आप कॉपी में उतारना शुरू करोगे, जो जो बातें मैंने बोली हैं वो आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएंगी। नोट्स तो बच्चे 10वीं पास करी, +2 पास करी, कॉलेज भी हो सकता है ग्रेजुएट हो गए हो, नोट्स तो बनाने आते होंगे। जैसे जिंदगी में पहले नोट्स बनाए वैसे अब नोट्स बनाने, जो जो बोल रहा हूँ उस बातों को भी लिखना है। चलो जी, अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है। बाकी मज़ा तो आपसे आखिरी दिन ही पूछूंगा कि कैसा आया। शुरुआत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बीच में कुछ समझ नहीं आता, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से जो बच्चा आएगा वही मेरे से कुछ सीख सकता है, समझ सकता है। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट। आधे पौने घंटे बाद 1 घंटे बाद ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, तब दोबारा प्ले करके या पीडीएफ से अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, आज के लिए शुभ रात्रि, मंडे को मुलाकात होगी अब 8 बजे।